बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटदू। केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ से हम हासिल करते हैं। तो बेटा जो हमारे पास नेचुरली सोर्सेज हैं, नेचुरली तौर पर जो कुदरती तौर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो इन एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, जानवरों और पौधों के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जानवरों और पौधों के अंदर, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में दो मेन ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और वो हैं बेटा हमारे पास प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन में हम देखते हैं कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। प्रोटीन एग के अंदर, अंडों के अंदर पाई जाती है, मटन के अंदर पाई जाती है, बकरे का गोश्त, चिकन के अंदर पाई जाती है, बीफ के अंदर पाई जाती है और फिश के अंदर पाई जाती है। कि एनिमल्स में एग, मटन, चिकन, बीफ और फिश में प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन है ये बेटा हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये हमारे पास प्रोटीन जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस प्रोटीन के सोर्सेज हो गए एनिमल्स के अंदर। अब हम फैट्स की बात करें, फैट्स भी हमारे पास क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब फैट्स के सोर्सेज में मिल्क है, दूध, बटर है और चीज़ है। मिल्क, बटर और चीज़ मतलब दूध, दही और मक्खन वगैरह, इनके अंदर जो है क्या पाए जाते हैं? फैट्स, ऑयल्स जो हैं ये पाए जाते हैं। तो ये फैट्स हमारे पास क्या हैं? फैट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, फैट्स भी क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन एंड फैट्स, ये उनके सोर्सेज हो गए कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दो चीज़ें हम यहाँ पर नोट करेंगे कि लिविंग प्लांट्स और डेड प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स और डेड प्लांट्स के लिविंग प्लांट्स कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्सेज हैं, और डेड प्लांट जो है उनसे हमारे पास कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम हासिल करते हैं। अगर हम लिविंग प्लांट्स की बात करें तो लिविंग प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विटामिन्स और ऑयल्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वीट के अंदर। वीट किसे कहते हैं? गंदम को। मेज़ की बात करें तो मेज़ किसे कहा जाता है? मकई को कहा जाता है। मकई के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। बारले की बात करें तो जौ को कहा जाता है बारले। तो इस जौ के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। राइस हो गए, चावलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा हम बात करें पोटैटोज़ की, इनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसके सोर्सेज हैं वीट, मेज़, बार्ले, राइस, पोटैटोज़ वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स पाई जाती हैं पल्सेस और बीन्स में। पल्सेस हम कहते हैं दालों को, और बीन्स कहा जाता है फलीदार जो हमारे पास प्लांट्स हैं, इन्हें हम बीन्स कहते हैं। इनके अंदर क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, इनके अंदर पाई जाती हैं, मौजूद होती हैं। इसके अलावा विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। विटामिन्स पाए जाते हैं एप्पल, ऑरेंज और बनाना के अंदर। एप्पल, ऑरेंज और बनाना के अंदर। ऑयल्स जो कि एक हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फैट्स या ऑयल्स। इसका अब प्लांट्स के अंदर सोर्स क्या है? पाम ऑयल। पाम ऑयल कहा जाता है खजूर का तेल। ऑलिव ऑयल जैतून के तेल को कहते हैं। ऐसे ही सोयाबीन ऑयल है, पीनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। तो ये ऑयल्स के सोर्सेज हैं। मतलब लिविंग प्लांट्स के अंदर 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेन जो ग्रुप हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और ऑयल्स हैं।
उनके सोर्सेज आप लोगों के सामने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं? वीट, मेज़, बार्ले, राइस, पोटैटोज़ वगैरह। प्रोटीन्स की बात करें तो पल्सेस, बीन्स वगैरह। विटामिन्स की बात करें तो एप्पल, ऑरेंज, बनाना। और ऑयल्स की बात करें तो पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। अब ये तो बात हो गई लिविंग प्लांट्स की, और अब हम बात करते हैं डेड प्लांट्स की, कि डेड प्लांट्स से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं, जो मेन सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। एक्चुअल में जो हमारे पास डेड प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स व्हेन बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, व्हेन बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, अंडर द अर्थ ड्रस्ट, कि जब डेड प्लांट्स जो हैं इस कुरे अर्ज के नीचे जो है दब जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, तब ड्यू टू द बायोकेमिकल प्रोसेस, ड्यू टू द बायोकेमिकल प्रोसेस, ड्यू टू द बायोकेमिकल प्रोसेस, इस बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से इनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है। क्या होगी बेटे? इनकी होगी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ अ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अदम मौजूदगी में, हवा की गैर मौजूदगी में कोल को, या हम बात करें डेड प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर डेड प्लांट्स होंगे, इनकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी, जिसको काफ़ी अरसा लगेगा, तकरीबन ओवर अ मिलियन ईयर्स, कई मिलियंस साल जो हैं इसको लगते हैं। ये एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें बायोकेमिकल क्यों कहा गया है कि इन प्लांट्स की जो बरीड हुए हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो इस कुरे अर्ज के नीचे दब गए हैं, इनकी क्या होगी? इनकी डिकम्पोजिशन होगी। क्या होगी बेटे? इनकी डिकम्पोजिशन होगी। और डिकम्पोजिशन कौन करते हैं? माइक्रोब्स करते हैं। कौन करते हैं? माइक्रोब्स करते हैं, या जिन्हें हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? डिकम्पोजर्स। इसके बाद इसका केमिकल रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में हमें 3 प्रोडक्ट्स हासिल होंगे, कोल, पेट्रोलियम और गैस, जिसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन डेड प्लांट्स की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होंगे, इनकी बायोकेमिकल प्रोसेस की मदद से हासिल होंगे। और ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं ये मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसमें से पहला प्रोडक्ट जो कोल है, इसे हम डिस्कस करते हैं कि कोल, जिसे हम क्या कहते हैं? हम अपनी ज़बान में कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला, कोल। कोल बेटा क्या है? कोल को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि कोल इज अ ब्लैकिश मिक्सचर ऑफ complex organic compounds, complex organic compounds, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कोल कहते हैं। और ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में, ठोस हालत में जो है ये पाया जाता है। इसके अंदर मेनली जो हमारे पास जो एलिमेंट्स जो जिसके कार्बन एग्जिस्ट करते हैं, जो एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स जो हैं वो इस कोल के अंदर पाए जाते हैं, वो इस कोल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई कोल की, इस कोयले की तारीफ हो गई। इसके बाद इसकी फॉर्मेशन है कि ये कोला बनेगा कैसे, ये कोल फॉर्मेशन इसकी क्या है, ये किस तरीके से जो है ये बनाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब जो प्लांट्स अर्थ क्रस्ट में, इस पूरे अर्थ के अंदर बरीड हो गए हैं, दब गए हैं, इनकी क्या होगी? इनकी डिकम्पोजिशन होगी। इनकी क्या होगी? इनकी डिकम्पोजिशन होगी। एंड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन, कौन से प्रोसेस की मदद से? कार्बनाइजेशन के अमल से ये वुड जो
किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर बरीड हो गई थी, वो कन्वर्ट हो जाती है कोल के अंदर। इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और ये कार्बोनाइजेशन जो है एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसको तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स लगते हैं। कितने ईयर्स लगते हैं? 500 मिलियन ईयर्स, जिसके लिए वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है रिक्वायर्ड होता है। वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, के हवा की गैर मौजूदगी में अंडर द अर्थ क्रस्ट कोल का एक बायोकेमिकल प्रोसेस होगा जो तकरीबन 500 मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है। फिर जाकर ये वुड, वो प्लांट्स जो अर्थ क्रस्ट के अंदर बरीड हो चुके हैं, वो कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ के अंदर? वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोयले में। तो ये फार्मेशन थी, ये कन्वर्जन था वुड की कोल के अंदर, जिसे हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं। कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी इसे कहा जाता है। अब वुड के अंदर जो कार्बन कंटेंट है, वुड में कार्बन कंटेंट, वुड के अंदर हमारे पास तकरीबन 40% कार्बन मौजूद होती है। वुड के अंदर कितनी कार्बन मौजूद है? 40% कार्बन। अब इस कार्बोनाइजेशन की बुनियाद पर, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन, कि वुड की कितनी कार्बोनाइजेशन होती है, वो कितने परसेंट जो है इस कार्बन कंटेंट में कन्वर्ट होती है, कितने परसेंट जो वो कोल के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती है। तो इस नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास 4 टाइप्स हैं कोल की, जिसकी पहली है पीट, दूसरी लिग्नाइट, तीसरी बिचुमिनस और चौथी क्या है? एंथ्रासाइट। ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन ऑफ वुड। 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फॉर्म्ड। सबसे पहली पीट की बात करें तो पीट में तकरीबन 60% कार्बन कंटेंट कितना है? 60% कार्बन इसके अंदर पाई जाती है। और इस पीट को कहा जाता है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। कौन सी क्वालिटी होती है? इंफीरियर क्वालिटी कहा जाता है घटिया तरीन क्वालिटी को। मतलब जितना कोयले के अंदर कार्बन का कंटेंट कम होगा वो उसकी क्वालिटी बहुत लो होगी, उसकी क्वालिटी इंफीरियर होगी। जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा वो सुपीरियर क्वालिटी होगी, वो आला किस्म का जो है वो कोल होगा, आला किस्म का कोयला होगा। तो सबसे कम इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो स्पीड के अंदर होता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? इंफीरियर क्वालिटी। और ये इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल कहाँ पर यूज़ की जाती है? किल्न के अंदर, भट्टियों के अंदर ईंटों को पकाने के लिए। इसके बाद दूसरी जो टाइप है लिग्नाइट का कार्बन कंटेंट है 70%। कार्बन कंटेंट कितना है? 70% कार्बन इसके अंदर पाई जाती है और इसे सॉफ्ट कोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सॉफ्ट कोल। ये नरम कोयला होता है और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? थर्मल पावर स्टेशंस में। किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की पैदावार के लिए। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ कोल है बिचुमिनस। इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है 80% कार्बन इसके अंदर मौजूद होती है और इसे कॉमन वैरायटी ऑफ कोल कहा जाता है। कॉमन वैरायटी ऑफ कोल, कोयले की आम किस्म। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? इसे हाउस होल्ड कोल कहा जाता है, यानी घरों में इस्तेमाल होने वाला कोयला, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बिचुमिनस कहा जाता है, जिसमें कार्बन कंटेंट 80% है। इसके बाद लास्ट टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन, इस कोयले की आखिरी किस्म जो है वो है एंथ्रासाइट। इसके अंदर कार्बन कंटेंट है 90%, सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट इसी के अंदर पाया जाता है और इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। इसे क्या कहा जाता है? सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। और ये हार्ड कोल होता है, सख्त कोयला होता है और ये इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है, यानी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ हासिल करने के लिए? इसे जलाकर इससे हीट हासिल करने के लिए। तो ये 4 टाइप्स थी कोयले की, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन। अब जहाँ पर इस कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं तो इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में काफ़ी सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं हमें हासिल होते हैं। इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ साथ इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हासिल होते हैं कि मतलब जब हम कोल की
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाएंगे, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट हैं, इनके साथ साथ इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हासिल होते हैं। तो वो इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं इस कोल के, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है कोल गैस। सबसे पहला इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होता है उसे हम कोल गैस कहते हैं। अब कोल गैस क्या है? कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसेस के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? कोल गैस कहा जाता है। और कोल गैस को इस्तेमाल किया जाता है जब हम इसे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की मौजूदगी में जब हम इसे बर्न करते हैं, इसे जलाया जाता है, तो उससे क्या हासिल होती है? हीट हासिल होती है। इस वजह से इसे कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ है कि इसे सेवरल मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में काफ़ी सारे मेटलर्जी क्या है? व्हाट इज़ मेटलर्जी? मेटलर्जी कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, मेटल्स को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना, प्योर हालत में हासिल करना, इसे हम कहते हैं मेटलर्जी। अब ये ओर्स क्या हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स के। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं कॉपर की बात करता हूँ। कॉपर एक मेटल है, इसका हमारे पास एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। कॉपर पैराइट है Cu2S, ये भी इसका कंपाउंड है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हो गए। अब हमने इनमें से मेटल को निकालना है। अब वो कंपाउंड जिसमें से किसी मेटल को आसानी से वेरी लो कॉस्ट, बहुत कम खर्च पर हासिल किया जा सके, वो उस मेटल का ओर कहलाता है। और जिस प्रोसेस से इस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो मेटलर्जिकल प्रोसेस होगा। और कोल गैस को मेटलर्जिकल प्रोसेस में एज अ इनर्ट एटमॉस्फेयर या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जो है हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कोयले का अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर सोल्यूशन है। अमोनिकल लिकर सोल्यूशन है अमोनिया गैस का वाटर के अंदर। अमोनिकल लिकर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? अमोनिकल लिकर कहलाएगा। और इसे इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स, नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइज़र्स हैं इनकी तैयारी में इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कि जब अमोनिकल लिकर को रिएक्ट करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इस रिएक्शन के नतीजे में अमोनियम सल्फेट बनता है। और अमोनियम सल्फेट क्या है? अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइज़र है। अमोनियम सल्फेट क्या है? एक फर्टिलाइज़र है। इसके बाद तीसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कोल तार। कोल तार एक थिक ब्लैक लिक्विड है, एक गाढ़ा, एक स्याह मादा है जो मिक्सचर है मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और इन 200 से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें मोस्टली कौन से पाए जाते हैं? मोस्टली जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक होते हैं। मोस्टली कौन से होंगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या हैं? जो एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल हों, वो एरोमेटिक होते हैं। जिनके अंदर एरोमा होती है, एक स्मेल होती है, वो एरोमेटिक हैं, जिसकी वजह से इन्हें नाम ही एरोमेटिक का दिया जाता है। तो इन मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास जो एरोमेटिक हैं, ज़्यादातर एरोमेटिक पाए जाते हैं। और इन्हें कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? ड्रग्स के अंदर, डाइज के अंदर, एक्सप्लोसिव्स धमाका खेज मवाद को कहा जाता है, पेंट्स के अंदर, वार्निशेस कहा जाता है रंग और रोगन के लिए, सिंथेटिक फाइबर्स जिनमें हमारे पास नाइलॉन है, सिंथेटिक फाइबर है, डेक्रोन है, सिंथेटिक फाइबर है फाइबर्स में, और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो जरासीम कश अद्वियात हैं। तो यहाँ पर इस कोल तार को इस्तेमाल किया जाता है। तो इन कंपाउंड्स के अलावा जो हमारे पास कोल टार है,
इसका एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, एक वैल्यूएबल इसका हमारे पास प्रोडक्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और ये ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार जिसे पिच कहा जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड्स, फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड्स, सड़कों को हमवार करने के, और इसके अलावा रूफ्स, घरों की छतों को हमवार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कोल का, उसे हम कोक कहते हैं, जिसमें 98% कार्बन कंटेंट है। अब ये कोक क्या है कि जब आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, जब आप कोल को इन द प्रेजेंस ऑफ या इन द एब्सेंस ऑफ एयर आप हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हीट करेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा, इसका जो लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू होगा, जो मादा पीछे बच जाएगा, वो क्या कहलाता है, वो कोक कहलाता है। और इस कोक को इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। स्पेशली इसे कौन से मेटल की एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, आयरन की एक्सट्रैक्शन। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोल को डिस्कस किया है। कोल की डेफिनेशन, फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ कोल्स और इसके अलावा इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। इसे बेटा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।